तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो केवल उन्हीं बच्चों को देखना है जो रीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे लेवल 2 की तैयारी कर रहे हो, या दोनों लेवल की तैयारी कर रहे हो, आप सभी बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अपन इस वीडियो के अंतर्गत क्या करने वाले हैं, अपनी जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर आप एक बार सिलेबस के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दो। ठीक है, चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवा दो। तो मैं क्या कर रहा हूं कि अपने जो सिलेबस है पूरा का पूरा लेवल 1 और 2 का साइकोलॉजी का, उसको मैं 6 यूनिट में बांट दिया है। और 6 यूनिट में से आज पहली यूनिट के अपन जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका अपन क्या करने वाले हैं, 360 सॉल्यूशन करने वाले हैं कि कैसे कैसे उस क्वेश्चन को घुमा घुमा करके अब तक एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो पहली यूनिट के अंतर्गत कौन कौन सा चैप्टर आएगा। एक तो बाल विकास वाला चैप्टर आएगा जिसमें अपन बुद्धि और विकास की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विकास के विभिन्न आयाम और उसके सिद्धांतों के क्वेश्चन करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में भी क्वेश्चन करेंगे, जिसमें विशेष रूप से परिवार और विद्यालय के संदर्भ में जो क्वेश्चन पूछे गए उनका क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके अलावा अधिगम से उनका संबंध की बात करेंगे। और दूसरा पॉइंट होगा वंशक्रम और वातावरण की भूमिका, यानी कि वृद्धि और विकास में या बाल विकास में वंशक्रम और वातावरण की क्या भूमिका होती है उसके भी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। देखो साहब, टोटल इस क्लास के अंतर्गत अपन 85 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखो भाई साहब। खिलौने की आयु यानी कि टॉय एज कहा जाता है। बताओ भाई साहब, कौन सी अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कई बार एग्जाम में, और आप गलत भी कर सकते हो। दिखता तो सिंपल है लेकिन गलत हो सकता है। देखो, अपन जब अवस्थाएं पढ़ते हैं तो मुख्यतः 4 अवस्थाएं होती है। एक तो होती है कौन सी, शैशवावस्था, एक होती है अपनी बाल्यावस्था, एक होती है अपनी किशोर अवस्था, और एक होती है प्रौढ़ अवस्था। जब ऑप्शन में अपने को टॉय एज पूछे और उसमें केवल ये 4 ही अवस्थाएं दे रखी हो, जिसमें अपनी जो ये बाल्यावस्था होती है इसको 2 भागों में नहीं बांटा गया हो, तो आपको अगर टॉय एज पूछ ले तो आपको शैशवावस्था जवाब देना है। लेकिन अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था भी ऑप्शन में दे रखी हो तो आपको टॉय एज में कौन सी बतानी है, पूर्व बाल्यावस्था बतानी है। कौन सी बतानी है, पूर्व बाल्यावस्था। तो कुल मिलाकर के ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मतलब ये मान लो कि गलत करने के चांसेस है। अगर आपको टॉय एज पूछे, ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था दे रखी हो तो सबसे पहले उसको कर देना। अगर ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था नहीं हो तो फिर आपको शैशवावस्था करनी है। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। इसी क्वेश्चन में से और क्या क्वेश्चन बन सकता है। टॉय एज के अलावा आप जानते हो प्ले एज के बारे में। किसके बारे में, प्ले एज के बारे में, यानी कि खेल की अवस्था। वह कौन सी होती है, वो होती है उत्तर बाल्यावस्था। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, संक्रमण की अवस्था किसको कहा जाता है, वो कहा जाता है शैशवावस्था को। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जूम कर लेता हूं अगर किसी को थोड़ा ब्लर दिख रहा हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। यानी कि जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है, उत्तर बाल्यावस्था का मतलब होता है 6 से लेकर के 12 वर्ष की आयु में। ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था में आ जाता है तो वह भौतिक वस्तुओं के कौन से तत्वों में परिवर्तन समझने लग जाता है। तो ध्यान रख लेना, वो द्रव्यमान में भी परिवर्तन समझने लग जाता है, संख्या में भी परिवर्तन समझने लग जाता है, और क्षेत्र में भी परिवर्तन समझने लग जाता है। यानी कि कोई चीज हल्की है या भारी है तो वो द्रव्यमान के बारे में उसको पता लगने लग जाता है। कोई चीज संख्या में कितनी है उसके बारे में पता चल जाता है, भाई 1 से है वह, 2 से है वह, 3 से है वह, कितने से है वह। इसके अलावा क्षेत्र के बारे में भी जानकारी मिल जाती है कि ये खेत है, यहाँ पर तालाब है, यहाँ पर स्कूल है, तो क्षेत्रों की भी जानकारी उसको मिलने लग जाती है, मतलब वो समझने लग जाता है। तो कुल मिलाकर के उत्तर बाल्यावस्था में बच्चा द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों ही चीजों के बारे में समझने लग जाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। बताओ भाई साहब, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण किसमें होता है। तो ध्यान रख लेना, किशोर अवस्था के दौरान। आप सभी जानते हो भाई, किशोर अवस्था के दौरान बच्चा क्या करता है, सामाजिकरण और उसकी एक और होती है समायोजन की प्रक्रिया, एडजस्टमेंट की प्रक्रिया, यही दोनों चीजों में कमी आती है। मतलब वो समाज से लड़ने लग जाता है, ये मान लो समाज के विरोधी हो जाता है, अपने माता पिता के विरोधी हो जाता है, और इसके अलावा समायोजन में दिक्कत आती है, एडजस्टमेंट में भी उसको दिक्कत आती है। तो सबसे ज़्यादा जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है किशोर अवस्था के दौरान। कौन सी अवस्था के दौरान, किशोर अवस्था के दौरान। आप सभी जानते हो किशोर अवस्था के दौरान बच्चे समाज विरोधी हो जाते हैं, माता पिता के विरोधी हो जाते हैं। आगे बढ़े,
अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, सामान्य बालक प्राय किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? बताओ भाई साहब। भाई नॉर्मल बच्चा बोलना कब सीख जाता है? तो ध्यान रख लेना, 16 माह की आयु में। कितने महीने की आयु में? 16 माह की आयु में सामान्यतः बच्चा बोलना सीख जाता है। बोलने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा नाम बोलने लग गया, नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा उसको पता चल जाएगा, मामा बोलने लग जाएगा, मम्मी बोलने लग जाएगा, पापा बोलने लग जाएगा, तो ये बोलना हो गया। ठीक है, तो किस आयु में बोलना सीख जाता है? तो 16 माह की आयु में बोलना सीख जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? आप सभी जानते हो बच्चे सबसे पहले मातृभाषा सीखते हैं, उसके परिवार में, उसके पर्यावरण में, उसके परिवेश में, उसके दोस्तों के द्वारा, उसके आसपास पड़ोसियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है वो मातृभाषा होती है, और सबसे पहले बच्चा उसी को सीखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? बताओ भाई साहब। बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड साइकोलॉजी, अपन सभी जानते हैं मनोविज्ञान की कई शाखाएं होती है, उसमें से एक शाखा होती है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, तो उसके आधार पर कौन सा कथन सर्वोच्च है? तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, ध्यान रख लेना, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। बिल्कुल सही बात है भाई, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं कुछ नहीं होते, जबकि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, हाँ कुछ बच्चे एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि कुछ भी एक जैसे हो। ठीक है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट ही होता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बाल मनोविज्ञान के अनुसार प्रत्येक बच्चा क्या होता है? विशिष्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी पीयर ग्रुप्स के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? आप सभी जानते हो पीयर ग्रुप क्या होता है। पीयर ग्रुप का सक्रिय सदस्य कौन सी अवस्था में हो जाता है? वो होता है किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चा पीयर ग्रुप बनाने लग जाता है, पीयर ग्रुप बनाने लग जाता है, अपनी हम उम्र के लोगों के साथ में रहने लग जाता है, उन्हीं के विचारों की पालना करता है, जबकि माता पिता के विचारों का विरोध करता है। ठीक है, तो पीयर ग्रुप कौन सी एज होती है? वो होती है किशोर अवस्था। देखो दो होती है, एक तो गैंग एज होती है, एक तो गैंग एज होती है और एक पीयर ग्रुप होती है। तो गैंग एज की अवस्था तो होती है उत्तर बाल्य अवस्था, और पीयर ग्रुप की अवस्था होती है किशोर अवस्था। कौन सी होती है? किशोर अवस्था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? भाई टीचर की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, बिल्कुल सही बात है भाई। अध्यापक की नज़र में यह होना चाहिए कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, किसी को देखकर यह नहीं कि यह तो सीख ही नहीं सकता। कुछ बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चे सीख सकते हैं। अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो अध्यापक की दृष्टि से सबसे अच्छा जो सर्वोत्तम कथन होगा वो होगा प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, और अध्यापक को उसे सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? बताओ भाई साहब। अपन सभी जानते हैं, मैंने आपको पिछली में जब संपूर्ण टेस्ट मतलब संपूर्ण सिलेबस पर टेस्ट की क्लासें लग रही थी, लगभग 16 क्लासें अपन कंप्लीट कर चुके थे। अपने चैनल पर जाना, वहाँ पर प्लेलिस्ट बन रखी है साइकोलॉजी के नाम से। मैंने पूरे सिलेबस के आधार पर 16 टेस्ट लिए थे, और प्रत्येक टेस्ट में 30-30 क्वेश्चन थे। उसके अंतर्गत मैंने इतने बढ़िया ढंग से याद करवाया था, 360 सॉल्यूशन करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि मैकडूगल का शब्द जब भी आ जाए, मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक है और ये मूल प्रवृत्तियों और संवेग की बातें करता है। ठीक है, जब भी मूल प्रवृत्तियां संवेग की बातें आ जाए तो मैकडूगल कर देना। इसने 14 मूल प्रवृत्तियां और 14 संवेग बताए हैं, यानी कि जैसे कि मान लो कि 14 मूल प्रवृत्तियां, 14 संवेग कौन कौन से थे, उसमें से जैसे बोल रहा है जिज्ञासा। जिज्ञासा एक मूल प्रवृत्ति होती है, इसका संवेग अपने को पूछ रहा है, तो जिज्ञासा का संवेग होता है आश्चर्य। क्या होता है? आश्चर्य। ध्यान रख लेना, एग्जाम में एक तो जिज्ञासा पूछी हुई है और इसके अलावा एक पलायन पूछा हुआ है। ठीक है, पलायन जो मूल प्रवृत्ति होती है, मूल प्रवृत्ति होती है, इसका जो संवेग होता है वो होता है भय। क्या होता है? डर। डर जो होता है वह किसकी मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है? पलायन मूल प्रवृत्ति का संवेग होता है। और जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति का संवेग क्या होता है? आश्चर्य होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शेष अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या नहीं है? बताओ भाई, शेष अवस्था की कौन सी मुख्य विशेषता नहीं है? सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल सही बात है भाई। शेष अवस्था में शारीरिक विकास भी तेज होता है, मानसिक विकास भी तेज होता है, और सीखने की प्रक्रिया भी तेज होती है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति भी तेज होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति, बच्चा अनुकरण नकल करके ही सीखता है। और चिंतन की प्रक्रिया बिल्कुल नहीं होती है। ध्यान रख लेना,
चिंतन की प्रक्रिया शेष अवस्था में हो ही नहीं सकती। सीधी सी बात है यार, कोई मतलब 0 से 2 वर्ष की आयु की मेन माना जाते हैं शेषावस्था को, तो उसमें बच्चा चिंतन कहाँ से करेगा, थिंकिंग कहाँ से करेगा, इतना तो उसका मानसिक विकास ही नहीं हो पाता है। ठीक है, तो चिंतन की प्रक्रिया किसमें नहीं होती है, शेष अवस्था में नहीं होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर आपने संपूर्ण सिलेबस कर रखा हो तो अपने चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, 16 वीडियो मैंने डाले थे, जिसमें प्रत्येक वीडियो के अंतर्गत मैंने 30-30 क्वेश्चनों का टेस्ट लिया था। अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ रखा हो तो वहां से एक बार क्लासें देख सकते हो, बहुत अच्छी क्लासें हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है? बताओ भाई साहब, कौन सा ऐसा मनोवैज्ञानिक है जिसके अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया? वह है हरलोक। कौन है? हरलोक के अनुसार क्या बोला जाता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास कैसी प्रक्रिया है? एक सतत प्रक्रिया, कंटिन्यूअस प्रक्रिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, बाल्यावस्था होती है, बताओ भाई बाल्यावस्था कब से कब तक होती है? तो ध्यान रख लेना, बाल्यावस्था होती है 12 वर्ष तक। कब होती है? 12 वर्ष तक क्या होती है? बाल्यावस्था होती है। मोटा मोटा देखें तो 6 से लेकर के 12 वर्ष की जो उम्र होती है उसको बाल्यावस्था कहते हैं। लेकिन अगर इसको दो भागों में बांटे, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था, तो इसको बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था, और 3 से 6 वर्ष की जो आयु होती है उसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साहब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 है, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। विकास में वृद्धि का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रख लेना, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है कि उसका आकार, उसकी सोच, उसकी समझ और कौशल में वृद्धि होना। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि होना। क्या होता है? विकास में वृद्धि होना बोला जाता है। आगे बढ़े, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन अपना मन से बना हुआ क्वेश्चन नहीं है, तो अपने को सारे क्वेश्चन तो कंप्लीट करने ही पड़ेंगे, तभी एग्जाम में क्वेश्चन हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सी किशोर अवस्था की मुख्य समस्याएं हैं? किशोर अवस्था में कौन कौन सी मुख्य समस्याएं होती है? संवेगात्मक समस्या होती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल इमोशनल रूप से वह बहुत ज़्यादा समस्याएं होती है किशोर अवस्था में। समायोजन की समस्या होती है, बिल्कुल बिल्कुल भी वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाता है। शारीरिक परिवर्तनों की समस्या होती है, हाँ उसमें बहुत ज़्यादा शारीरिक परिवर्तन होते हैं जिसके कारण से उसे तनाव होता है। उपयुक्त सभी यानी कि सभी की सभी समस्याएं किशोर अवस्था में होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है? बाल विकास का सही क्रम क्या है? बाल विकास कैसे होता है? प्रौढ़ अवस्था से किशोर अवस्था, बाल्यावस्था? बिल्कुल नहीं साहब। पूर्व किशोर अवस्था, मध्य किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था? बिल्कुल नहीं साहब। शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, फिर आती है किशोर अवस्था। ठीक है, तो आप सभी जानते हो बाल विकास में सबसे पहले शिशुअवस्था आती है, फिर बाल्यावस्था आती है, फिर किशोर अवस्था आती है और उसके बाद में प्रौढ़ अवस्था आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, विकास शुरू होता है। बताओ भाई विकास कब शुरू होता है? तो ध्यान रख लेना, विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था यानी जन्म लेने से पहले। अगर यहाँ पे ऑप्शन में गर्भावस्था होता तो गर्भावस्था भी आंसर सही होता। तो विकास कब से शुरू होता है? विकास हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था से लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता है, मृत्यु तक चलता है विकास। ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य हैं। बताओ भाई बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के बारे में कौन सा कथन सही है? तो सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास होता है? बिल्कुल नहीं, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास नहीं हो पाता है, पूरा 100% विकसित नहीं हो पाती है। बालक व बालिकाओं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। बाल्यावस्था में बिल्कुल सही बात है, इसमें बालक और बालिकाएं में एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रहना बिल्कुल नहीं, इसमें तो और भी वो गैंग एज होती है यानी कि गैंग बना करके घूमता है। बाल्यावस्था की अंतिम अवस्था में माता पिता में स्वास्थ्य सामंजस्य समस्या होती है? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाल्यावस्था में बालक और बालिकाओं एक साथ रहने की प्रवृत्ति होती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। आप सभी को मैंने काफी बार क्लासों में बताया था कि लॉरेंस कोहलबर्ग जब भी आ जाए, इन्होंने कौन सा विकास का सिद्धांत दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन में सीधा टिक हो गया भाई, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। आगे बढ़ते हैं भाई साहब, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है। बताओ भाई शारीरिक और क्रियात्मक विकास की दिशा किधर होती है? हम सभी जानते हैं दो शब्द होते हैं, एक तो सिफेलोकोडल और एक होता है प्रोक्सिमोडिस्टल।
सिफेलोकॉडल का मतलब होता है सिर से पैर की ओर विकास होता है। प्रोक्सिमो डिस्टल का मतलब होता है केंद्र से परिधि की ओर होता है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, एक तो हो जाएगा सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर यानी केंद्र से परिधि की ओर होता है। इसको तो बोला जाता है जो सिर से पैर होता है इसको सिफेलोकॉडल कहते हैं, और शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है उसको प्रोक्सिमो डिस्टल कहते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। भाई व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से किस आधार पर भिन्न होते हैं? वर्दी एवं विकासों के सिद्धांत के आधार पर नहीं। देखो सभी बच्चों के लिए वर्दी और विकास के जो सिद्धांत है ना वो तो सेम ही होते हैं, सिद्धांत तो सबके सेम ही होते हैं। विकास का क्रम भी सेम ही होता है, निश्चित क्रम में होता है विकास भी, और विकास की सामान्य क्षमता भी सेम होती है। भाई शेष अवस्था में सबसे तेज विकास होगा, फिर बाल्यावस्था में कम हो जाएगा, फिर किशोर अवस्था में तेज हो जाएगा। लेकिन जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है। ध्यान रख लेना, प्रत्येक बच्चे में विकास की दर अलग अलग होती है। किसी बच्चे में विकास की दर तीव्र हो जाती है किसी अवस्था में यानी शैशव अवस्था में, किसी में तीव्र हो जाती है, किसी में कम हो जाती है। तो विकास की दर अलग अलग होती है। जैसे कि कोई बच्चा लंबा होता है, कोई बच्चा बौना ही रह जाता है, कोई बच्चा मीडियम होता है। तो विकास की दर प्रत्येक बच्चे में भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 21। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। आपको पूरा का पूरा साइकोलॉजी का जो सिलेबस है वह यूनिट वाइज और चैप्टर वाइज में आपको इन वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दूंगा। 6 वीडियो के अंतर्गत अपना पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस को 6 यूनिट में बांट दिया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? देखो सीधी सी बात है, ये पूछ रहा है कि कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल है, आप जब पढ़ते हो तो विकास निरंतर चलता है। मौलिक गुणों का विकास बिल्कुल सही बात है, और सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। बिल्कुल, जब अपन छोटा बच्चा होता है सबसे पहले खिलौने को पूरे हाथ से पकड़ने की कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे अंगुलियों से पकड़ने की कोशिश करता है। तो सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है, लेकिन प्रतिवर्ती का सिद्धांत विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रतिवर्ती का सिद्धांत किसका नहीं है? विकास का सिद्धांत नहीं है। काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? देखो यहां पर कुछ विकास के सिद्धांत दे रखे हैं। अब इनमें से कौन से सिद्धांत से ऐसा पता चल रहा है कि विकास कभी भी समाप्त नहीं होता? विकास कभी भी समाप्त नहीं होता, वो हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। कौन सा हो जाएगा? निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास निरंतर चलता रहता है, कभी भी रुकता नहीं है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत आप सबको पता है। एकीकरण का मतलब होता है कि एक से लेकर के अपन पूर्ण की ओर चलते हैं, एक से लेकर के पूर्ण की ओर चलते हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत कहता है कि अपन क्या होता है, विकास कैसा होता है? अंतःक्रियाओं के माध्यम से होता है। जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, इन सब के बीच में अंतःक्रियाओं के द्वारा विकास होता है। अंतर संबंध का सिद्धांत मतलब कि विकास के बहुत सारे पक्ष होते हैं। शारीरिक पक्ष हो गया, मानसिक पक्ष हो गया, संवेगात्मक पक्ष हो गया, भावनात्मक पक्ष हो गए। ये सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यानी कि किसी का शारीरिक विकास नहीं हुआ तो उसका प्रभाव मानसिक विकास भी फर्क पड़ेगा, मानसिक और भावनात्मक विकास नहीं हुआ तो उसका प्रभाव मानसिक विकास भी पड़ेगा। कुल मिलाकर के सभी पक्ष एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उस सिद्धांत को कहा जाता है अंतर संबंध का सिद्धांत। कौन सा कहा जाता है? अंतर संबंध का सिद्धांत। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में असत्य है? कौन सा कथन विकास के बारे में गलत है? विकास अंतःक्रिया का फल है, बिल्कुल सही बात अपन ने जस्ट पढ़ा था। भाई अंतःक्रिया का फल होता है, देखो विकास बराबर होता है भाई हेरिडिटी इनटू क्या होता है? एनवायरमेंट। बिल्कुल यहां से पता चल रहा है भाई अंतःक्रिया का फल है। इसके बाद में विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, बिल्कुल सही बात है भाई, व्यवस्थित श्रृंखला में चलता है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है भाई, अलग अलग बच्चों में अलग अलग विकास होता है। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बिल्कुल नहीं होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ठीक है, इसमें उल्टा लिख रखा है, विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 24, बालक का विकास परिणाम है। बताओ भाई, बालक का विकास जस्ट मैंने बताया था, विकास बराबर होता है हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट, यानी कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल कौन होता है? बाल विकास होता है। तो विकास क्या होता है? वंशानुक्रम और वातावरण की अंतर प्रक्रिया का क्या होता है? परिणाम होता है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, विद्यार्थियों में सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने। मतलब कि सामाजिक विकास विकसित करने के लिए एक अध्यापक को क्या जानना चाहिए? विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों के बारे में जानना चाहिए, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जानना चाहिए, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जानना चाहिए, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है?
चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को जानना चाहिए, यानी कि उनकी परफॉर्मेंस को जानना चाहिए। तो ध्यान रख लेना, एक अध्यापक को सामाजिक विकास विकसित करने के लिए बच्चे में उनके सभी पक्षों को जानना जरूरी है। बच्चे के सभी पक्षों को जानने के बाद में ही उसका सामाजिक विकास या विकसित करने के लिए उसको कोई कदम उठाना चाहिए। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है। देखो भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 26 है, वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है। हम सभी जानते हैं वृद्धि और विकास में एक ही संबंध होता है। देखो, एक दूसरे के विरोधी बिल्कुल नहीं होते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं वृद्धि क्या होती है, विकास का एक भाग होती है, उसका अंग होती है। एक दूसरे के समान भी नहीं होते, वृद्धि अलग चीज होती है, विकास अलग चीज होती है। एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल सही बात है, ध्यान रख लेना, वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक होते हैं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, परिपक्वता का संबंध है। बताओ भाई, परिपक्वता का संबंध किस चीज से है। देखो, यहां पे सृजनात्मकता भी दे रखी है, बुद्धि भी दे रखी है, रुचि भी दे रखी है, लेकिन परिपक्वता का संबंध होता है विकास से। किससे होता है, विकास से। देखो, परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है विकास पर। कैसे पड़ता है, एक परिभाषा दे रखी है कि विकास जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है, वो होता है अपने परिपक्वता यानी मैच्योरिटी, और इनटू होता है किसके, परिपक्वता और अधिगम के, यानी कि लर्निंग के। ठीक है, तो परिपक्वता और अधिगम दोनों का गुणनफल कौन होता है, विकास होता है। इसका मतलब परिपक्वता का प्रभाव विकास पर पड़ता है। तो परिपक्वता का संबंध किससे हो जाएगा, विकास से हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। बताओ भाई साहब, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है। हम सभी जानते हैं कि शारीरिक विकास में 4 क्षेत्र आते हैं। कौन कौन से भाई, शारीरिक विकास किस किस को कहेंगे, इसमें 4 क्षेत्र आते हैं, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला होता है स्नायु मंडल, जिसको बोला जाता है नर्वस सिस्टम। अपना जो नर्वस सिस्टम होता है वो भी शारीरिक विकास में आता है। अपना जो मांसपेशियों का विकास होता है, मसल्स डेवलपमेंट होता है, वो भी किस में आता है, शारीरिक विकास में आता है। इसके अलावा एक कौन सा होता है, एक होता है भाई, एक तो हो गया नर्वस सिस्टम, एक हो गया मांसपेशियों का विकास, एक हो गया अपने अंतःस्रावी ग्रंथियां। अंतःस्रावी ग्रंथियों का जो विकास होता है वो भी शारीरिक विकास में आता है। और चौथा हो जाएगा अपनी शारीरिक संरचना, यानी कि शारीरिक ढांचे का निर्माण होना भी शारीरिक विकास में आता है। ठीक है, तो स्नायु मंडल को नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। यह क्या होता है, शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है। कुल मिलाकर के शारीरिक विकास के 4 क्षेत्र होते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि। भाई, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास। सीधी सी बात है, शरीर के आकार में वृद्धि हो रही है तो कौन सा विकास है, शारीरिक और गत्यात्मक विकास है। संवेगात्मक विकास किसको बोला जाता है भाई, इमोशनली रूप से कोई डेवलप होता है उसको संवेगात्मक विकास। बौद्धिक रूप से जिसका विकास होता है संज्ञानात्मक विकास। नैतिक रूप से नैतिक मूल्यों को जो समझने लग जाता है वो नैतिक विकास में आता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 30 है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो मानसिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। देखो, वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, बिल्कुल सही बात है, मानसिक विकास को वंशानुक्रम प्रभावित करता है। परिवार का वातावरण भी बिल्कुल प्रभावित करता है। परिवार में अगर लड़ाई झगड़े हैं तो उसके मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। परिवार की सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है, बिल्कुल सही बात है, सामाजिक स्थिति भी परिवार की मानसिक विकास को प्रभावित करेगी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। कुल मिलाकर के मानसिक विकास को सभी चीजें प्रभावित करती है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर दीजिए। आज हमारी ये पहली क्लास थी जिसके अंतर्गत में अपन चैप्टर वाइज अपने जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो कर रहे हैं साइकोलॉजी के। ठीक है, इससे पहले मैंने पूरे सिलेबस पर आधारित तो 16 क्लासें लगाई थी, जिसमें प्रत्येक क्लास में 30-30 क्वेश्चन करवाए थे। उसकी प्लेलिस्ट भी है, उसमें जाकर के आप क्लासें देख लेना, आपको एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत है। बताओ भाई, वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत कौन सा है। देखो, तत्परता का नियम तो क्या आता है, तत्परता का नियम है अधिगम का नियम। जब आप अधिगम का नियम पढ़ोगे, अधिगम वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो उसमें थॉर्नडाइक ने सीखने के कुछ नियम बताए थे। उसमें मुख्य नियम 3 बताए थे, कौन कौन से, एक तो तत्परता का नियम बताया था, एक अभ्यास का नियम बताया था और एक प्रभाव का नियम बताया था। इसके अलावा ये तो कौन सा हो गया, अधिगम का नियम हो गया, कौन सा, तत्परता का नियम, तो अधिगम का नियम हो गया। ठीक है साहब, एकता का नियम क्या है। एकता का नियम भी अपना विकास का नियम नहीं है। व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत, बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत या अंतर व्यक्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है इसको। इसका मतलब कि प्रत्येक बच्चे में एक बच्चा ए है, एक बच्चा बी है, तो इन दोनों में इनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर विकास होता है। इसी सिद्धांत को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है व्यक्ति का अंतर का सिद्धांत। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा, वृद्धि एवं विकास का एक सिद्धांत
हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है, किशोर अवस्था की अवधि है। बताओ भाई, किशोर अवस्था की अवधि कौन सी मानी जाती है? वो मानी जाती है 12 से 19 वर्ष। ठीक है, 12 से 19 वर्ष किसको माना जाता है? किशोर अवस्था की अवधि मानी जाती है। अगर आपको पूछ ले भाई WHO ने किशोर अवस्था की उम्र क्या बताई है, तो WHO के अनुसार 10 से 19 वर्ष है। ध्यान रख लेना, एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। WHO के अनुसार किशोर अवस्था 10 से 19 होती है। कितनी होती है? 10 से 19 होती है। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 33, बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति जिस अवस्था में चाहता है वह अवस्था है। व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति मतलब कि बच्चा कोई भी व्यवहार करेगा और बोलेगा कि समाज को मेरे व्यवहार को स्वीकार करना पड़ेगा, तो वह कौन सी होती है? किशोर अवस्था। ध्यान रख लेना, किशोर अवस्था में बच्चा अपनी मनमानी करने लग जाता है और समाज के विरोधी हो जाता है, समाज के खिलाफ कुछ भी काम करेगा। जैसे मान लो कोई दंगा अपराध कर रहा है तो वो बोलेगा कि समाज को इसको स्वीकार करना पड़ेगा, मैं जो कर रहा हूँ सब कुछ सही कर रहा हूँ। ठीक है, तो किशोर अवस्था के अंतर्गत ऐसा होता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, कम गति मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है। भाई बताओ, यानी मानव मन को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? व्यक्ति की अभिरुचि, बिल्कुल सही बात है, अभिरुचि मानव मन को प्रभावित करेगी। इसके अलावा अभिक्षमताएं उसको प्रभावित करेगी, वातावरण भी उसको मानव मन को प्रभावित करेगा। तो ये सभी चीजें क्या होती है? मानव मन को प्रभावित करने वाले कारक है। ठीक है, ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या है? भाई क्लास में अगर कोई बच्चा प्रश्न पूछ रहा है बार बार, मतलब अधिकतर पूछता रहता है, तो इसका मतलब क्या है? वह शरारती है? बिल्कुल नहीं। वह असामान्य है? बिल्कुल नहीं। वह अधिक जिज्ञासु है? बिल्कुल सही बात है, तभी तो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। इसका मतलब वो बहुत ज्यादा जिज्ञासु है। अब देखो, यहां से भी आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप बोल सकते हो वह प्रतिभाशाली है, तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक जो प्रश्न पूछता है ना क्लास में वो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हो। यह हो सकता है कि वो जिज्ञासु है, इस कारण से बार बार वो जानने की कोशिश करता है, इस कारण से वो बार बार प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से है? तो सीधी सी बात है, अभिवृद्धि में आकार ही बढ़ता है। अभिवृद्धि में क्या होता है? आकार ही बढ़ता है। जबकि विकास में तो देखो सब कुछ आ जाते हैं, विकास में सारे पक्ष आ जाते हैं, चाहे उसका आकार बढ़े, चाहे उसका मानसिक विकास बढ़े, चाहे उसका संवेगात्मक विकास हो, चाहे उसका नैतिक विकास हो, सभी विकास आ जाते हैं किसके अंतर्गत? विकास में। लेकिन केवल और केवल आकार का बढ़ना किस में आता है? अभिवृद्धि में आता है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोक्सीमो डिस्टल। प्रोक्सीमो डिस्टल, इस अंग्रेजी शब्द को याद रख लेना, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। निकट दूर सिद्धांत या प्रोक्सीमो डिस्टल सिद्धांत के विकास किस प्रकार का है? इसका मतलब एक ही होता है, प्रोक्सीमो डिस्टल का मतलब होता है, देखो डिस्टल से पता चल जाएगा दूरी, दूरी के आधार पर यह सिद्धांत दूरी के बारे में बताता है। मतलब कि मनुष्य में पहले मध्य भाग में विकास होता है, उसके बाद में केंद्र में विकास होता है, उसके बाद में परिधीय विकास होता है। मतलब कि सबसे पहले, जैसे कि मान लो कि ये बच्चा है, ठीक है, ये बच्चा हो गया अपना, ये लो साहब, ये लो खोपड़ी आ गई इसकी। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा? इसकी भुजा का विकास होगा यहाँ पर, फिर इसके बाद में भुजा का विकास होने के बाद इसकी कलाई का विकास होगा, कलाई का विकास होने के बाद में उसकी हथेली का विकास होगा, हथेली का विकास होने के बाद में उसकी अंगुलियों का विकास होगा, फिर उसके अंगूठे का विकास होगा। तो ये क्या हो रहा है कि केंद्र से दूरी चल रहे हैं अपन, दूर भाग रहे हैं, अपने शरीर के केंद्र बिंदु से दूर चल रहे हैं। तो इसमें इसका मतलब ये हो गया, प्रोक्सिमो डिस्टल सिद्धांत कहता है कि विकास हमेशा केंद्र से सिरों की ओर होता है। किधर होता है? केंद्र से सिरों की ओर, या केंद्र से परिधि की ओर, या मध्य से परिधि की ओर होता है। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो सिद्धांत होता है उसको बोला जाता है, सिर से पैरों की ओर उसको बोला जाता है कौन सा? सिपेलोकोडल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? बताओ भाई, मानव विकास किन चीजों का, दो चीजों का परिणाम है? तो हम सभी ने देखा था भाई, मानव विकास डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और वातावरण, एनवायरमेंट दोनों का गुणनफल होता है। तो वंशक्रम और वातावरण दोनों का गुणनफल कौन होता है? मानव विकास होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है भाई? परिवर्तनों की उत्तर। देखो ये क्वेश्चन खतरनाक है भाई साहब, इसमें क्या हुआ कि चारों ऑप्शन सही लगते हैं अपने को, लेकिन अपने को सबसे बेस्ट आंसर देना पड़ता है। तो विकास क्या होता है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला होता है, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बिल्कुल सही बात है। अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, बिल्कुल सही बात है। देखो यहां पर तो केवल उत्तरोत्तर श्रृंखला बोल दी इसने, यहां पर अभिप्रेरणा के कारण बोल दी, यहां पर अभिप्रेरणा और अनुभव के कारण बता दिया। और चौथे ऑप्शन में क्या बता रहा है? चौथे ऑप्शन में देखो, एक सेकंड, चौथे ऑप्शन में दे रखा है कि परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन। अब ध्यान रख लेना, विकास के अंतर्गत
किस किस चीज को इंपॉर्टेंट माना जाता है? एक तो अनुभव को इंपॉर्टेंट माना गया है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। इसका जो बोर्ड के द्वारा आंसर माना गया था वो माना गया था ऑप्शन थर्ड। ध्यान रख लेना, अभिप्रेरणा और अनुभव, अभिप्रेरणा और अनुभव, मोटिवेशन और एक्सपीरियंसेस के आधार पर होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला को विकास माना गया। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोर्ड के द्वारा जो आंसर माना गया है उसको ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई साहब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 40 है अपने साहब, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। बताओ साहब, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किस चीज में रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो ध्यान रख लेना, धर्म में तो जा ही नहीं सकते। 10 साल का बालक क्या धर्म में जाएगा यार? मानव शरीर में रुचि लेगा? बिल्कुल नहीं। मानव शरीर पे, खुद के शरीर पर वो इंटरेस्ट लेता किशोर अवस्था में जाकर के, और विद्यालय में इंटरेस्ट लेगा? विद्यालय में तो कोई इंटरेस्ट लेता नहीं, यौन संबंधों में इंटरेस्ट लेता। ध्यान रख लेना, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में यौन संबंधों में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, अब देखो ये हो गए अपने, देखो ये हो गए अपने टोटल कितने क्वेश्चन? 40 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवा दिए। वैसे इस यूनिट के टोटल क्वेश्चन है 85। अब आप बताओ, अगर आपको लंबा वीडियो चाहिए तो मैं एक ही वीडियो के अंतर्गत पूरा का पूरा यूनिट खत्म कर दूं, यानी कि 85 के 85 क्वेश्चन एक ही यूनिट में करवा दूं, एक ही वीडियो में करवा दूं, या फिर आप बताओ तो मैं आपको लगभग आधे आधे घंटे की क्लास उपलब्ध करवा करके करवा दूं। तो आज मैं क्या कर रहा हूं कि इस जो यूनिट है इसको दो भागों में बांटूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। पार्ट 1 में अपन ने 40 क्वेश्चन कर लिया है, पार्ट 2 में अपन आगे के 45 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो को मैं दो टुकड़ों में इसलिए बना रहा हूं ताकि आप कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको पूरी यूनिट का सारा एक ही वीडियो के अंतर्गत क्वेश्चन चाहिए, या फिर मैं आधे आधे घंटे के मतलब वीडियो बना करके आपको ऐसे कंटेंट उपलब्ध कराऊं, ताकि आप मतलब जिसको लंबा वीडियो देखने की आदत नहीं है उसके हिसाब से। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल मैं इस वीडियो के अंतर्गत 40 क्वेश्चनों पर इस वीडियो को समाप्त करता हूं। अगले जो पार्ट 2 आएगा उसके अंतर्गत मैं अगले 45 क्वेश्चन कंप्लीट कराऊंगा, जिससे कि ये यूनिट पूरी हो जाएगी। ठीक है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको कैसा वीडियो चाहिए। आपको पूरा एक ही वीडियो चाहिए पूरी यूनिट का, या फिर आपको 40 मतलब लगभग आधा आधे घंटे की क्लास के आधार पर क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे की वीडियो आपको मिल सके। आपको नोटिफिकेशन तभी प्राप्त होगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। डेली सुबह 7 बजे अपने चैनल पर साइकोलॉजी की क्लास 100% होती है, तो सुबह चैनल पर 7 बजे आ जाया करो और क्लासें देख लिया करो। अगर उस टाइम पर नहीं देख पाते हो बाद में देख लिया करो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी कमेंट करना मत भूलना कि आपको किस प्रकार से वीडियो चाहिए, 30-30 मिनट का वीडियो चाहिए या फिर पूरी यूनिट का एक साथ वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल 45 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।